मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है तो 120 mmHg। मानव के हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। वाष्पोत्सर्जन में आधा आता है और पत्ता में भी आधा आता है। वाष्पोत्सर्जन में आधा आता है और पत्ता में भी आधा आता है, तो हो जाएगा पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? मान लेते हैं कि हम भुला गए तो ट्रिक से याद करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन में आधा आता है और पत्ता में भी आधा आता है, तो पत्ता हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में। इसके ऊपर चंद्रबिंदु है, इसके ऊपर चंद्रबिंदु है, कॉकरोच हो जाएगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन को समूहन के लिए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? तो रक्त बिंबाणु। एक कुचक्रीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा। एक कुचक्रीय शैवाल में जल का परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल को वहन के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर पंप किया जाता है तो नीले द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीले द्वारा। तो आँख नीला नीला बा तो नीला नीला, आँख नीला नीला बा नीले द्वारा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा अवयव, कौन सा भाग घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है 80 mm। 80 mm 80 mm सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति के छिला गया गुड़ तो खून बहने लगा, तो खून जब बहता है तो फिर उसको क्या करते हैं? कुछ चीज़ से बांधते हैं, तो कुछ चीज़ से बांधने के बाद थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है और वहाँ पर गढ़े गढ़े फिर द्रव निकलते हैं, गढ़े गढ़े थोड़ा थोड़ा, वही होता है प्लेटलेट्स। कहते हैं स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं। निम्न में सबसे तेज धड़कन है चूहा का। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन। निम्न में से कौन सा समूहन ऊतक है? तो उत्तर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम दोनों। बी एम सी। रक्त में निम्नलिखित में कौन सा समूहन ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक, संयोजी ऊतक है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि होता है तो 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। एक के बाद क्या आता है? 2, एक के बाद 2, एक के बाद 2, 12 से 20 दिन। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा।
गाढ़ कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। 2 को अलिंद कहते हैं और 2 होते हैं नीले। 2 अलिंद और 2 नीले। 2 अलिंद और 2 नीले। 2 अलिंद और 2 नीले। इसमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। निम्नलिखित में कौन यंत्र उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। पौधों के अवयवों भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो वाष्प के रूप में निष्कासन है। तो वाष्प से वाष्पोत्सर्जन, वाष्प से वाष्पोत्सर्जन। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो तितली में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हेमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हेमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिटिक रक्तचाप होता है तो 120 mmHg। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिटिक रक्तचाप होता है 120 mmHg। जो स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्थी है, उसका रक्तचाप कितना होगा? 120 mmHg। 120 mmHg। प्लाज्मा के अलावा रक्त में कौन क्या क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पिटिकाणु। डब्ल्यूबीसी माने श्वेत रक्त कोशिकाएं, आरबीसी माने लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त पटिकाणु और रक्त पटिकाणु। दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है तो मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है तो मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ ऑक्सीजन। यूनिवर्सल डोनर के रूप में कौन जाना जाता है? ओ। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण द्वारा। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण द्वारा। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण द्वारा। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद से बाएं नीले में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में। कहता है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो दाएं अलिंद से दाएं नीले में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में। दाएं अलिंद से दाएं नीले में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में। यहाँ भी बाएं, यहाँ भी बाएं, दाएं यहाँ भी, इसके बाद भी दाएं, तो डी हो जाएगा, ये भी दोनों। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक। कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली का काम क्या है? डायलिसिस। नेफ्रॉन किसको कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क यानी कि किडनी, और किडनी का मानव में क्या काम है? वो पेशाब को, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। तो डायलिसिस थैली जो है अपशिष्ट पदार्थों को छानता है कौन? नेफ्रॉन यानी कि वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, किडनी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी। अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया भी होता है। तो सजीव जीवधारियों में जो भी सजीव हैं, जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन की कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया यानी कि NH3, यूरिक अम्ल, यूरिया मतलब NH2CH, NH2CONH
2 के होल 2 CnH2 के होल 2। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन से। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। विसरण माने विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? विसरण द्वारा। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच का आकार के। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण। वृषण। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है 2% मात्र यूरिया होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है टैनी, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो कहते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। 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 गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होता है मूत्राशय में। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो मूत्राशय में। मूत्राशय में। अस्थायी तो मूत्राशय में आ। मूत्राशय में आ। मूत्राशय में आ। अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है मूत्राशय में। मूत्राशय में। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। लैटेक्स पाया जाता है कनेर में। लैटेक्स पाया जाता है कनेर में। लैटेक्स पाया जाता है तो कनेर में। लैटेक्स पाया जाता है कनेर में। लैटेक्स ट के ऊपर एकार है और यहाँ पर भी क के बाद न है, न के ऊपर भी एकार है। लय के बाद त है, ट के ऊपर क्या है? एकार एक पाई है। क के बाद न है, न के बाद भी एक पाई है तो कनेर में। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के उपउत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत से। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत से। य से यूरिया, य से यकृत। तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत से। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो गोंद। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो उसका नाम है गोंद। गोंद।